हे गाइस, दिस इज सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स पर किलोग्राम ड्राई मैटर इज। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रांस, यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ट्रांस नहीं, ट्रेस एलिमेंट्स। हम जो टोटल असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने का जो बेस है वो रहेगा उनकी क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है प्लांट्स को, उसके बेस पर कि कितनी क्वांटिटी प्लांट को रिक्वायर्ड है। इन्हें हम कह सकते हैं मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जो 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट से ज़्यादा की क्वांटिटी जो है प्लांट को ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए प्रॉपरली, और 10 मिलीमोल से कम की क्वांटिटी में अगर ये एलिमेंट प्लांट को चाहिए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स। और इन्हीं माइक्रो एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ट्रेस एलिमेंट जो होती है उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई वेट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के टोटल ड्राई वेट, जो टोटल शुष्क भार है, ठीक है, शुष्क पदार्थ नहीं, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, शुष्क भार। ठीक है, शुष्क भार से टोटल जो ड्राई वेट है उसका, उसमें पर किलो में कितनी होनी चाहिए, 10 मिलीमोल से कम। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइनर एलिमेंट या जो माइक्रो एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं उनका मेन काम इनमें से गिवन ऑफ द फॉलोइंग में से चारों में से कौन सा होता है, बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर, को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो देखिए जो बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर्स को आपस में बाइंड करने वाला, वो आपके मेनली कौन से होते हैं, जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, दो सेल्स को आपस में बाइंड करती है मिडल लैमेला, जो कि काम में आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के थ्रू। को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम को फैक्टर के तौर पे भी मेनली आपके जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो ही काम में आते हैं। जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो काम में आते हैं को फैक्टर्स के तौर पे, जैसे कि जिंक काम में आता है को फैक्टर के तौर पे। ठीक है, मैग्नीज जो होता है वो भी एज अ को फैक्टर काम में आ जाता है। ठीक है, फेरस भी एज अ को फैक्टर काम में आता है। तो जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो आपके किसके तौर पे काम में आते हैं, एंजाइम्स में को फैक्टर के तौर पे। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को बनाने में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, और हार्मोन के कॉन्स्टिट्यूएंट में भी मेनली कौन से आते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स ही काम में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बोरॉन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन। ठीक है, बोरॉन का काम क्या होता है, मेनली शुगर ट्रांसपोर्ट, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिंग एज एन एंजाइम को फैक्टर और फोटोसिंथेसिस। तो जो बोरॉन है इसका मेन फंक्शन जो होता है, मेनली बोरॉन किस में काम हेल्प करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितना भी फूड बना है, ठीक है, उसका फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए बोरॉन काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शुगर ट्रांसपोर्ट। Next question, which of the following elements in plant are relatively immobile and are a part of structural component of the cell? ठीक है, कि कौन से एलिमेंट्स रिलेटिवली इमोबाइल, रिलेटिवली इमोबाइल का क्या मतलब है कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो इजीली मूवमेंट कर लेते हैं, यानी कि सेल से बाहर सेल के अंदर आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स जो है कंपैरेटिवली मूवमेंट कम करता है। कि अगर एक बार ये किसी सेल का पार्ट बन गए, किसी सेल के सेल ऑर्गेनेल का पार्ट बन गए तो ये वहीं रहेंगे। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे काम में आता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फर एंड कैल्शियम, सल्फर एंड पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, सल्फर एंड एंड कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो मिडल लैमेला, मिडल लैमेला कैल्शियम से बनती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, पैक्टिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, पैक्टिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके मिडल लैमेला बनाते हैं। और मिडल लैमेला जो है वो सेल वॉल का क्या होती है, पार्ट, प्राइमरी सेल वॉल से पहले बनती है। इसी तरीके से जो सल्फर है, सल्फर मिथ्योनिन और सिस्टीन,
दो अमाइनो एसिड्स में होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं और एक सेल से इजीली दूसरी सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, जैसे कि सोडियम पोटेशियम ये बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उस तरीके से नहीं हो सकते। ठीक है, तो दीज आर द बिल्ड मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following element is necessary for protein synthesis? Also it is a constituent of hormones and many of the vitamins। ठीक है, प्रोटीन बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो प्रोटीन जो होता है उसका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें मेनली क्या कंडीशन होती है कि एक आर ग्रुप होता है, ठीक है, और ये उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो नाइट्रोजन जो है किसी भी अमाइनो एसिड का क्या है, एक मेजर पार्ट है। तो नाइट्रोजन जो होता है इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके साथ ये कई तरीके के हार्मोन्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है, काम बनाने में भी यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवली अपटेक और एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट्स मेनली डिपेंड्स ऑन द, कि जो रूट्स है, प्लांट रूट है, वो एक्टिव अपटेक कर पाती हैं वाई, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, अगर हमने जब भी बात की है कि एक्टिव अपटेक है, यानी कि रूट्स को क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। अगर उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है दैट मीन्स कि उनको क्या चाहिए, एटीपीज चाहिए। एटीपीज बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस। ठीक है, एटीपी जो है रेस्पायरेशन के थ्रू बनती है और प्लांट रूट है, रेस्पायर करेगी तो उन्हें क्या चाहिए, रेस्पिरेशन कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अगर उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो एटीपी सफिशिएंट अमाउंट में बनेंगे और दे कैन अपटेक मिनरल्स एक्टिवली। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लांट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल में कौन सा काम में आ रहा है तो दैट इज़ नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो कौन सा होता है, इट इज़ पोटेशियम। पोटेशियम जो एलिमेंट है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नहीं होता, लेकिन प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है, ट्रांसक्रिप्शन से। एमआरएनए बनते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, और उससे उस ट्रांसलेशन से किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का। ट्रांसलेशन के प्रॉपरली होने के लिए, प्रॉपर होने के लिए, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग के लिए, इन चीज़ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेशियम की क्या होती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, ट्रांसलेशन को प्रॉपर करवाने में हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट। वो असेंशियल एलिमेंट जिनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उन्हें क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड दोज विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय प्लांट्स आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। In plants, a common symptom caused by deficiency of copper, potassium, calcium and magnesium is कि कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की जो कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम है वो कौन सा है, बैंडिंग ऑफ लीफ टिप, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन, पुअर डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलेचर, अपीयरेंस ऑफ डेड नेक्रोटिक टिश्यूज या डेड नेक्रोटिक एरियाज। तो अगर हम इसकी बात करते हैं इन चारों के कॉमन सिम्टम्स की, तो नेक्रोसिस का होना, ठीक है, नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ सेल्स या टिश्यू की कंप्लीट क्या हो जाना, डेथ हो जाना, ये चीज़ क्या कहलाती है, नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के बाद में एक फिक्स पैटर्न के अंदर सेल्स की क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है, तो नेक्रोटिक पैटर्न में इनकी डेथ से आपके कौन सा नेक्रोसिस जो है किसका करेक्टर है, मेन इन चारों का करेक्टर, चारों का याद रखना है, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। रैपिड डिट्रिएशन ऑफ रूट एंड शूट टिप्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, रूट के टिप का और शूट के टिप का रैपिड डिट्रिएशन होना, यानी कि उनका अपघटन होना या कि उनका जल्दी जल्दी से ख़त्म होना, इसमें किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रूट और शूट की टिप की, तो रूट और टिप दोनों पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि लगातार क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। ठीक है, तो लगातार जब वो डिवाइड करेंगी तो उनमें सेल वॉल भी लगातार बनेगी। सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, कैल्शियम की। मिडल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, प्लस कैल्शियम जो होता है मिडल लैमेला के अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, यानी कि माइटोटिक डिवीजन करने वाली सेल्स के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं तर्कुतंतु, जो एनाफेज के दौरान बनते हैं, एनाफेज की स्टार्टिंग में जो बनने शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम। वहाँ पे भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो जो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो सेल प्रॉपर माइटोसिस भी नहीं कर पाएगी, और सेल जो है वो प्रॉपरली मिडल लैमेला भी नहीं बना पाएगी। तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द रूट एंड शूट टिप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इफ अ प्लांट इज डेफिशिएंट इन डैश इट विल नॉट बी एबल टू मेक डीएनए। तो डीएनए में इनमें से कौन सा होता है, ठीक है, फॉस्फोरस, मैग्नीज, आयरन और सल्फर। तो आपने थोड़ा सा भी अगर डीएनए का पढ़ा हो तो डीएनए की जो मोनोमर यूनिट होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेसिस, शुगर्स एंड फॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फॉस्फोरस, मैग्नीज, आयरन एंड सल्फर। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है उसके बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस नहीं होगा तो डीएनए भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय नोटिस दैट द यंग लीव्स ऑफ हिज टोमेटो प्लांट्स आर वेरी येलो। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डेफिशिएंसी डज इट सजेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर लीव्स येलो है, लीव्स का येलो होना का क्या मतलब है। लीव्स जनरली होती है किस कलर की, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर किसके कारण होता है लीव्स में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम लीव्स के अंदर जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसकी हम बात करते हैं तो लीफ में दो तरीके के पिगमेंट होते हैं, एक तो मेन पिगमेंट, एक होता है असेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, मेन पिगमेंट हमारा होता है क्लोरोफिल, यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है सीधे सीधे से पढ़ता है, लेकिन अगर जब टर्म होती है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस या हिंदी मीडियम के अगर बच्चे देखते हैं तो हिंदी में से कहा जाता है हरिमहीनता। क्लोरोसिस का सीधा सा मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का टूटना, क्लोरोफिल का खत्म होना। क्लोरोसिस होने पर ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे लीफ जो होती है वो वाइट या ट्रांसपेरेंट नहीं शो होती है, लीव्स कैसी शो होती है, येलो। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। तो असेंशियल जो या असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सहायक वर्णक जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आपके हो गया कैरोटिनॉइड्स हो गए, जैंथोफिल्स हो गए, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल जो होते हैं इनके कलर होते हैं येलो से लेकर के ऑरेंज की शेड में, अलग अलग के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो इसीलिए जब भी लीव्स में क्लोरोसिस होता है, ठीक है, तब लीव जो होती है वो वाइट या ट्रांसपेरेंट नहीं होकर के कैसी होती है, येलो से ऑरेंज रेड की शेड में आती है, जैसा कि जनरली हमें पतझड़ के टाइम पे भी दिखाई देता है। ठीक है, ऑटम के टाइम पे भी। तो बॉय ने जो नोट किया, इस क्वेश्चन में जो दिखाया जा रहा है कि लीव्स का येलो होना, यानी कि कौन सा सिम्टम देखने को मिल रहा है, क्लोरोसिस देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं क्लोरोसिस किस किस से हो सकता है, जैसे नेक्रोसिस के लिए 4 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से थे, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपको कुछ जो याद रखना है ये रखना है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, ये जो 8 के 8 एलिमेंट्स हैं, ये आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्लोरोसिस के लिए। अब ऑप्शंस देख लेते हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर एंड आयरन। तो यहाँ पे ये दोनों तो वैसे ही निकल गए क्योंकि है ही नहीं, नाइट्रोजन से भी क्लोरोसिस होता है और आयरन से भी क्लोरोसिस होता है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन इसके साथ में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम जो होता है, इनकी जब भी डेफिशिएंसी होती है तब इनकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं वो पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं, पुरानी लीव्स जो होती हैं, सेनीसेंट लीव्स, और बाद में नई लीव्स में दिखाई देते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो डेफिशिएंसी होने पर, जैसे इनकी डेफिशिएंसी होगी, अब प्लांट में या तो पुरानी लीव्स में रह सकते हैं या फिर नई लीव्स में, ये काफ़ी मोबाइल होते हैं। पुरानी लीव्स तो ख़त्म हो ही गई हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी है, इनको जल्दी से क्या होता है, जैसे डेफिशिएंसी होने लगी, इन एलिमेंट्स को कहाँ पे भेज दिया जाता है, नई लीव्स के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि न्यू लीव्स जो होते हैं वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, लेकिन आयरन जो है, इसकी डेफिशिएंसी होने पर इसे न्यू लीव्स में नहीं भेजा जाता। आयरन में अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो नई लीव्स के अंदर, पुरानी लीव जहाँ पे आयरन पड़ा है वहाँ पे तो वो पड़ा ही रहेगा, इसे यंग लीव्स के अंदर जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आयरन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कहाँ पे शो होंगे, यंग लीव्स के अंदर शो होते हैं। अगर यंग लीव में शो हो रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम तो आयरन है। अगर यही कह दिया जाता क्वेश्चन में कि पुरानी लीव्स के अंदर डेफिशिएंसी के सिम्टम शो हो रहे हैं, तो वो कौन सा होता, नाइट्रोजन होता। नाइट्रोजन की जगह पे पोटेशियम या मैग्नीशियम भी हो सकता था, क्योंकि इन दोनों से भी क्लोरोसिस क्या होता है, हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इसके हिसाब से देखते हुए आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा, आयरन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यंग लीव के अंदर क्लोरोसिस हो रहा है, तो आंसर विल बी आयरन। अगर सेनिसेंट लीव्स या पुरानी लीव्स के अंदर क्लोरोसिस पूछते तो आंसर क्या हो जाता हमारा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल कैन इजीली बिकम डेफिशिएंट इन डैश होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज दीज आयंस आर नेगेटिवली चार्ज एंड डू नॉट स्टिक टू नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सॉइल में जो नीचे चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किस की कमी सॉइल में बहुत इजीली हो सकती है। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और फॉलोइंग में से कौन सा नेगेटिवली चार्ज है जो कि इजीली क्ले पार्टिकल्स के साथ में अटैच नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं ना। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव आयंस को तो रख लेंगे, लेकिन नेगेटिव आयंस को रखते नहीं है वो, और वो आयंस जल्दी से क्या हो जाते हैं, सॉइल से निकल जाते हैं, दूसरे पॉजिटिव आयंस के साथ में बह करके निकल जाता है। तो नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, इसमें वैसे भी ऑप्शन भी अगर सही से दिए ना हो तो भी देख सकते हैं कि ये तीनों आपके कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज इनमें से एक ही है, वो कौन सा है, नाइट्रेट, NO3 माइनस। तो एक ही है आपके जो कौन सा नाइट्रेट। और वैसे नाइट्रेट और कौन से हो गए आपके जितने भी फॉस्फेट होते हैं ना, PO4 3 माइनस या H3PO4, ये भी आपके किस में आते हैं, इसी में ही आते हैं। नाइट्रेट और फॉस्फेट ये दोनों की डेफिशिएंसी सॉइल में बहुत जल्दी हो जाती है। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और क्ले पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो इसके दो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवर्स प्लांट्स आर ऑफन फाउंड इन एसिडिक एंड न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट। द मेन सेलेक्टिव प्रेशर फॉर कार्निवोरी इज, कि जो कार्निवर्स होते हैं वो पुअर एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं उसमें होते हैं, और मेनली किसकी कमी से कार्निवर्स जो होते हैं वो कार्निवर प्लांट्स बनते हैं, लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, लैक ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, इनकम्प्लीट आयन एक्सचेंज, और ऑल द अबव। तो जो मेनली कार्निवर्स होती है वो आपके, उसका मेन रीज़न होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होना उस सॉइल के अंदर या उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इंसेक्ट्स की जो कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना होता है, जो नाइट्रोजन का एक बहुत मेजर सोर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्टिव प्रोसेस द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर्स। ठीक है, सिम्प्लास्ट से जब एंट्री और एग्जिट हो रही है, जब भी किसी न्यूट्रिएंट की एंट्री होती है एलिमेंट की, तो पहले तो वो एपोप्लास्ट पाथवे में जाता है। एपोप्लास्ट पाथवे सीधा सा क्या होगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो बीच का पाथवे होता है, नॉन लिविंग पाथवे, जहाँ पे कोई लिविंग टिश्यू नहीं मिलता, लिविंग कंपाउंड नहीं मिलता, दैट इज एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट पाथवे साइटोप्लाज्म में होकर के प्लाज्मोडेस्मेटा से एक सेल से दूसरी सेल में जब ट्रांसफ़र होता है कोई भी मटेरियल प्लाज्मोडेस्मेटास के थ्रू, तो प्लाज्मोडेस्मेटास के थ्रू जाएगा तो साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके जाएगा, तो वो कौन सा होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि आयंस जो है उनको एक सेल से दूसरी सेल में भेजने के लिए एनर्जी खर्च की जा रही है। तो जो एनर्जी खर्च की जा रही है तो वो किस फॉर्म में खर्च की जाएगी, ATP, सिक्लिक AMP, NADH और NADPH। तो सेल में जब भी एनर्जी की बात की जाएगी, एनर्जी कॉइन ऑफ सेल्स आर ATP। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ATP।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द sieved एलिमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन्स। पी प्रोटीन्स का सीव ट्यूब सेल्स के अंदर या सीव एलिमेंट जो होते हैं फ्लोएम के, उसके अंदर क्या फंक्शन होता है? डिपोजिशन ऑफ कैलोज ऑन सीव प्लेट्स, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसलोकेशन ऑटोलिटिक एंजाइम्स, सीलिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑन वाउंडिंग। पी प्रोटीन्स जो होते हैं, पी प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है फ्लोएम के अंदर। जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तब पता चलता है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। पी प्रोटीन्स फ्लोएम में मिलने वाले प्रोटीन्स हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज पी प्रोटीन्स। इनमें क्या टेंडेंसी होती है कि ये जेल बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, कि ये अपने आप को जेल फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। और एक्चुअली में इनका काम होता है टू रिपेयर, काइंड ऑफ अ पंक्चर रिपेयर करने के जैसा, कि अगर कहीं पर भी सीव ट्यूब सेल्स जो है वो पंक्चर हो गई, यानी कि सीव ट्यूब के सेल्स के अंदर कहीं पर भी कोई होल हो गया हो, तो ये वहाँ पर जा कर के क्या बना देगी? प्लग बना देगी उस साइड के ऊपर, और जहाँ पे जो डैमेज होता है उसको क्या कर देगी? भर देगी। जैसे पंक्चर लगाते हैं ना बाइक के टायर्स वगैरह में, उस तरीके से वो जेल फॉर्म में खुद को प्रोटीन एलिमेंट जो है वो चेंज कर लेगा और वहाँ पे जा कर के चिपक जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ प्लग। और वो प्लग बनने से क्या होगा कि जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, सीव ट्यूब जो होती है उनका काम क्या होता है? फूड को लेकर के जाना। तो फूड जो है उसका वेस्टेज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ यूजफुल टू सीलिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑन वाउंडिंग। जहाँ जहाँ पर भी सीव ट्यूब्स के अंदर वाउंड है या छेद है या कोई घाव है, उसको सील ऑफ करने के लिए कौन काम में आती है? आपके पी प्रोटीन्स जो होते हैं वो काम में आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बिकॉज इट इज डबल आयोनिक, क्वाड्रिप्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट और ट्रिपल आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन होता है N2 के अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं, इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p3। जो इसका p ऑर्बिटल्स है इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? आपके 3 हाफ फिल्ड होते हैं, और इसी के साथ में 2 नाइट्रोजन जो होता है ये दोनों में क्या कंडीशन होती है? हाफ फिल्ड, और ये आपस में 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और तीनों कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद में, क्योंकि इनमें 5 ऑक्टेट क्या हो जाता है इनका कंप्लीट, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? आपके इनएक्टिव, ठीक है। ये हम सब पढ़ रखा है केमिस्ट्री के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी के कारण नाइट्रोजन को तोड़ पाना बहुत ज़्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। नाइट्रोजन फिक्सर्स है जो आपके एनसीईआरटी में एटलीस्ट वो सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए। बेजरिंकिया जो है ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये फ्री लिविंग होता है, लेकिन ये कैसा है? एरोबिक है कि एनारोबिक है? इट इज़ एन एरोबिक। बेजरिकिया फ्री लिविंग है, एरोबिक है। एजोटोबैक्टर भी फ्री लिविंग है और ये भी कैसा है? एरोबिक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? फ्री लिविंग तो होना चाहिए लेकिन कैसा? एनारोबिक। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिकली क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों के अंदर या लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर ये मिलता है। रोडोस्पाइरिलम फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और ये कैसा होता है? एनारोबिकली रिस्पायर करने वाला फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज़ नाइट्रोजनेस। नाइट्रोजनेस चाहे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरियाज हो चाहे वो सिम्बायोटिक हो, सभी में नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना, ये जो प्रोसेस है वो किस एंजाइम के रिजल्ट के तौर पे होता है? एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस इज नाइट्रोजनेस। और नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है
दीज आर हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की थोड़ी सी क्वांटिटी यानी कि बहुत स्मॉलर अमाउंट भी है, उसकी प्रेजेंस में भी नाइट्रोजनेज जो होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटेड हो जाता है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन को दूर रखने की एक क्या कोई ना कोई क्या होती है, टेंडेंसी होती है। जैसे कि नॉस्टॉक के चारों तरफ आपके म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिससे कि ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती है। लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है राइजोबियम और लेग्यूमिनेसी की जब रूट्स होती है, लेग्यूमिनेसी की रूट्स जब राइजोबियम से इन्फेक्ट हो जाती है तब उसके अंदर बन जाते हैं नोड्यूल्स बन जाते हैं। नोड्यूल्स या एक तरीके की गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है। वहीं पर राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो और प्लांट की सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, लैग हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट बनाते हैं। और इस पिगमेंट का काम क्या होता है, इन नोड्यूल्स से ऑक्सीजन को दूर रखना। कि ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की तरह ही काम करता है, इसकी स्ट्रक्चर भी ह्यूमन हीमोग्लोबिन की तरह होती है और इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखना। और ये मिलता कहाँ पर है, लेग्यूम प्लांट की रूट्स के अंदर। सिर्फ उन्हीं रूट्स में मिलेगा जिन रूट्स में नोड्यूल्स बन चुका है। नोड्यूल्स कैसे बनता है, राइजोबियम के इन्फेक्शन के कारण। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। The primary amino acids from which other 17 amino acids are formed through the process of transamination is, ठीक है। प्राइमरी अमाइनो एसिड कौन सा होता है, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लास्ट प्रोडक्ट की तो दैट इज़ अमोनिया, NH3। अमोनिया जो होती है प्लांट्स के लिए कैसी होती है, हार्मफुल होती है, इसलिए इसे बनते ही टॉक्सिक होती है। बनते ही इसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, NH4 के अंदर। NH4 जो होता है उसके बाद में उसको ट्रैप करके रख लिया जाता है क्योंकि ये ईजिली टॉक्सिक भी होती है, तो इसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रिडक्टिव अमीनेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्टिव अमीनेशन, इस रिडक्टिव अमीनेशन के प्रोसेस से बनी हुई अमोनिया को ग्लूटामिक एसिड में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड जो है ट्रांस अमीनेशन प्रोसेस के थ्रू आगे अलग अलग अमाइनो एसिड्स क्या करता रहता है, बनाता रहता है। तो जो सबसे पहला बनने वाला अमाइनो एसिड होता है अमोनिया से वो कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। इसीलिए पूछा गया इसको प्राइमरी अमाइनो एसिड। वो कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड, या इसे कई बार ग्लूटामेट भी कह दिया जाता है, ग्लूटामिक एसिड। 830 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, राइजोबियम अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक लेग्यूम प्लांट है, सही है। फ्रैंकिया एलनस, एलनस नॉन लेग्यूम प्लांट है, उसके अंदर मिलता है, ठीक है। रोडोस्पाइरलम एरोबिक, रोडोस्पाइरलम अभी बात करके आए थे हम कि रोडोस्पाइरलम जो है फ्री लिविंग तो बैक्टीरिया है लेकिन ये एरोबिक नहीं होता, ये कैसा होता है, एनारोबिक होता है। बैसिलस फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर कंडीशंस दैट आर। हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, एरोबिक, एनारोबिक, सैचुरेटेड विद सनलाइट, फ्री ऑफ वाटर। कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। तो जो कंडीशंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाईली स्पेसिफिक टर्म्स है, कंडीशन है कि वो कैसी होनी चाहिए, एनारोबिक होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजियोलॉजिकल पीएच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनिया इज, कि अमोनियम आयन से अमोनिया से हमने क्या बनाना है, अमोनियम आयन बनाना है। तो अमोनिया को क्या किया जाएगा, प्रोटोनेटेड, डीप्रोटोनेटेड, कार्बोनाइलेटेड और डीकार्बोनाइलेटेड। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे NH3 था, यहाँ पे क्या हो गया, NH4 प्लस हो गया, यानी कि एक H प्लस इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है। H प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया इज प्रोटोनेटेड, ठीक है। अमोनिया से अमोनियम आयन जब बनाना है उसके लिए अमोनिया में क्या किया जाता है, प्रोटोन ऐड किया जाता है। प्रोटोन ऐड करने को हम क्या कहते हैं, अमोनिया इज प्रोटोनेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अवर एटमोसफियर cannot be utilized, यहाँ पे नहीं cannot be utilized by plants directly in its atmospheric form and is therefore captured by certain bacteria that live symbiotically in the nodules of roots. Identify the gas. ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन. ठीक है, ऑलमोस्ट 70% जो होती है आपकी कौन सी होती है? नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन क्योंकि हाईली इनएक्टिव होती है इसलिए खुद इसको नहीं तोड़ सकते हैं. इसको तोड़ने के लिए या तो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज या फिर रूट की नोड्यूल्स के अंदर जो मिलने वाले बैक्टीरियाज होते हैं लेग्यूम्स के अंदर और कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर वो बैक्टीरियाज काम में आते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट एसेंशियल होता है? फाइकोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोइरिथ्रिन और मायोग्लोबिन. ठीक है, तो जो प्लांट पिगमेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो ज़रूरी है दैट इज़ लेग हीमोग्लोबिन. लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखना. जहाँ पर जिन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है उन नोड्यूल से ऑक्सीजन को दूर रखना, उनको बाहर रखना. लेग हीमोग्लोबिन बनाता कौन है? लेग हीमोग्लोबिन के बनने के लिए प्लांट एंड बैक्टीरिया दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ना तो अकेला प्लांट इसको बना सकता है ना ही अकेला बैक्टीरिया इसको बना सकता है. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रेडियो आइसोटॉप विच इज़ यूज्ड इन कैंसर थेरेपी एज. ठीक है, कोबाल्ट, कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन. कोबाल्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो कौन सा? कोबाल्ट 62. जनरली जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके जो टोटल 17 एलिमेंट्स होते हैं उसके अलावा भी कुछ होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए, जैसे कि हो गया आपके सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम वगैरह. ये इनमें से कोबाल्ट जो है इसका रेडियो आइसोटोप जो होता है कोबाल्ट 60 जो होता है वो आपके किसके तौर पे भी काम में लिया जा रहा है? इन कैंसर ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसको काम में लिया जा रहा है. करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, यूरिड्स आर अ फॉर्म ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इन सम प्लांट्स. नो, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया. यूरिड्स जो होते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन नहीं होते हैं. प्लांट के जब लेग्यूम प्लांट्स जब होते हैं जिनमें क्या हो जाता है कि आपके रूट के अंदर नाइट्रोजन तो बन गई, अब इस बनी हुई नाइट्रोजन को ऊपर भी तो लेके जाना है. इस नाइट्रोजन को सिर्फ रूट तक तो रखना नहीं है, इसको भी तो ट्रांसलोकेट करना है. तो ये ट्रांसलोकेट होती है वाया जाइलम. दो फॉर्म्स के अंदर नाइट्रोजन ट्रांसलोकेट हो सकती है, एक तो हो सकता है यूरिड्स और दूसरे हो सकता है अमाइड्स. तो यूरिड्स तो जो है नाइट्रोजन के कैसे होते हैं? आर नॉट अ फिक्स्ड फॉर्म. ये क्या होता है? नाइट्रोजन को ट्रांसलोकेट करने की फॉर्म होती है. ये काम में ही नाइट्रोजन ट्रांसलोकेट करने के लिए होते हैं. यूरिड्स हैव हाई कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो. नो, यूरिड्स में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो हाई नहीं होता, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई होता है. यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, कार्बन क्या होता है? कम. तो दो ऑप्शन गलत हो गए. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन दैन द अमाइनो एसिड्स. ये सही है कि अमाइड्स जो है उनके अंदर अमाइड्स भी एक तरीके की फॉर्म ही होती है. कुछ प्लांट्स में यूरिड्स होते हैं, कुछ में क्या होते हैं? अमाइड्स होते हैं. अमाइड्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि इनको लेकर के जाते हैं, नाइट्रोजन को, बनी हुई नाइट्रोजन को लेकर के जाते हैं और इनमें अमाइनो एसिड से भी ज़्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन. तो करेक्ट तो है इसमें सी, और ए और बी दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे. तो अगर हम यहाँ पे ये कर दे बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ओके, अगर इसमें ए और बी जो है ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूरिड्स जो होते हैं फिक्स नाइट्रोजन नहीं होती, ये ट्रांसलोकेशन के काम में आते हैं. ठीक है, यूरिड्स के अंदर जो होता है नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई होता है. तो बी स्टेटमेंट भी गलत है, सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे. यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डी और डी में भी ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. जिसमें सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें वैसे भी याद होने चाहिए. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब इनमें से मिला लीजिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं। ये सारे के सारे आपको एटलीस्ट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे के सारे याद तो होने ही चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, इस तीनों कैसे हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। आयरन कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फेरिक फॉर्म विच इज Fe3+। Fe3+ की फॉर्म में आयरन को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज और आर। ठीक है, नाइट्रेट अलोन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन और अमोनिया अलोन। ठीक है, तो नाइट्रोजनेस के प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अगर हम नाइट्रोजनेस एंजाइम के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक रिएक्शन हमें पूरी अच्छे से याद रखनी है कि इसका बेसिक रिएक्शन कौन सी होती है, कि ये तो इसके कौन से होते हैं रिएक्टेंट्स, दो नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन प्लस 16 ATPs, ये मिलकर के क्या बनाता है, जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रोडक्ट इसका क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं अमोनिया के प्लस हाइड्रोजन, 16 ATP काम में आए थे तो क्या बनेंगे 16 ADPs प्लस क्या बनता है 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ठीक है, ATP से जब ADP जब चेंज होगा, ठीक है, ATP से, तो क्या निकलेंगे साइड में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनते हैं, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन जो होते हैं दोनों बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट दिया हुआ है जो गलत है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको नीट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।